नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ और चुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है दूसरे फेज का, और जो परसेंटेज रहा है देखिए, शाम 5 बजे तक 52.64% ये वोटिंग हुई है, यानी कि बहुत कम। अलीगढ़ में 54.36% मतदान हुआ। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, अमरोहा की बात करें तो 61.89% मतदान यहां पर हुआ। हालांकि ये थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है अमरोहा में। बागपत में 52.74, मेरठ में, बुलंदशहर में 54.34 और मथुरा में 46.96% ये वोटिंग हुई है। और गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो 51.66% मतदान ये यहां पर हुआ है। तो ये 8 सीटें हैं जिस पर वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, ऑल ओवर जहां पर तमाम राज्यों में आज सेकंड फेज में जो चुनाव हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में इन 8 सीटों पर बहुत कम परसेंटेज ये रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया है और दूसरे चरण की वोटिंग में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा असम में, यानी कि 70.66% मतदान यहां पर हुआ है और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। और यहां के परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 52.64% ये ऑल ओवर मतदान रहा है आज का। और वहीं इसके बाद तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होनी है और 10 सीटों पर वोटिंग होगी। और उसके बाद 13 मई को, 20 मई, फिर 25 मई है और फिर लास्ट यानी कि आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे और 4 तारीख नतीजों की तारीख होगी, जिस दिन परिणाम सामने आ जाएगा। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए तीसरी बार जीत की कोशिश में लगी है, तो वहीं विपक्षी अलायंस की अगर बात करें, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, वो कांग्रेस और सपा समेत तमाम दल मिलकर बीजेपी को हराने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। तो दूसरे फेज की ये वोटिंग हुई है, लेकिन परसेंटेज की अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों के कंपेयर में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज यहां पर बहुत कम रहा 8 सीटों की अगर हम बात करें। और इसी पर विस्तार से आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ सपा से पूजा मिश्रा इस वक्त सीधा लाइव बनी हुई है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। बीजेपी से भुवनेश्वर प्रसाद गुप्ता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। भुवनेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हरिनाथ उपाध्याय भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरिनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत भुवनेश्वर प्रसाद जी आपसे। सेकंड फेज में जो वोटिंग हुई है आज 8 सीटों पर, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, परसेंटेज आपको पता ही चल गया होगा, बाकी स्टेट की कंपेयर में परसेंटेज बहुत कम रहा है। किस तरीके का सिग्नल इससे आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है और कितने कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एनडीए बार बार कहती है कि 400 पार, बीजेपी 370, कितने कॉन्फिडेंट है आप? इसमें बातें आ रही है वो 400 पार हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार रहेगी। उत्तर प्रदेश में जो वोट का परसेंटेज कम हुआ है, कहीं न कहीं जैसे गर्मी का माहौल है या कुछ लोग बाहर भी रह रहे हैं, जो है इससे भी असर पड़ा हुआ है, जो है इससे हमें लोग घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्षी जो है खुद घबराए हैं, इससे भी जो है मजबूती के साथ हम लोग जो है 52% वोटें, जहां अमरोहा में 54% हर जगह जो 8 सीटों पर हुई है, उसमें भी हम सबसे आगे हैं जो है, और विपक्षी से घबराए हुए हैं। अच्छा, विपक्ष घबराया हुआ है, ठीक है। पूजा मिश्रा भी हमारे साथ बनी है समाजवादी पार्टी से। पूजा मिश्रा, बीजेपी कह रही है विपक्ष बिल्कुल घबराया हुआ है, आप तो मिलजुल कर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप दूसरे फेज में वोटिंग हो चुकी है, जनता ने अपना जो फैसला है वो ईवीएम मशीन में डाल दिया है, 4 तारीख को ही वो पता होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन इस बार आज जो भी रहा, कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? और जो बीजेपी या फिर एनडीए बार बार कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोई भी विपक्ष, कितनी भी पार्टियां हमारे सामने खड़ी हो जाए, मोदी मैजिक बरकरार है। देखिए सचिन जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो वोटिंग परसेंटेज घटा है वो चिंताजनक नहीं है, तो ये चिंताजनक है, बिल्कुल देश के लिए चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। और जब भी चुनाव हुआ है लोकसभा का, तब गर्मी ही रही है, ठंडियों में चुनाव नहीं हुआ लोकसभा का, 2019 का भी गर्मियों में चुनाव हुआ था, तो ये चिंताजनक है। जनता का विश्वास, इसका मतलब है कि लोकतंत्र से उठ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगी जनता से कि आप जाइए, वोट करने जाइए, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा तो नोटा करिए। हालांकि मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं, तो मैं बोलूंगी आप समाजवादी पार्टी को वोट करिए, इंडिया अलायंस को वोट करिए। और जहां तक बात रही पश्चिम की,
तो वोटिंग परसेंटेज लोकतंत्र के लिए पहले भी हम विपक्ष कह रहा था कि लोकतंत्र जो खतरे में है, ये साबित कर रहा है। आप चाहे फर्स्ट फेज का देख लीजिए, चाहे सेकंड फेज का देख लीजिए, लोगों का भरोसा उठ रहा है लोकतंत्र से। और पश्चिम की जो बात कर रहे हैं कि पूरी ये हम 100% लेके जा रहे हैं या फिर हम 400 पार लेके जा रहे हैं, भाजपा जो है 543 में से 550 सीटें भी जीतने का दावा कर सकती है। इसको चंडीगढ़ में इन्होंने वो दिखाया हुआ है अपना प्रदर्शन। अगर मुद्दे की बात करें, अभी का चुनाव जो हो रहा है, जो रिपोर्ट्स कहती हैं, जो सर्वे कहते हैं, वो चुनाव हो रहा है रोजगार को लेकर के। 27% जनता जो है रोजगार के मुद्दे पे वोट करने जा रही है और उस पे भाजपा पूरी तरीके से फेल है। इसीलिए इनके मैनिफेस्टो में भी रोजगार का जिक्र नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी पहले जो फेज की वोटिंग के बाद में आ गए मंगलसूत्र पे, इतना बात करेंगे। मुझे आपको रोकना चाहूंगा, मुझे बस शुरुआती कमेंट सबसे लेना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री हरिनाथ जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरिनाथ जी, अब कांग्रेस की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने तो बागी पर दाव लगाया, अमरोहा सीट की अगर हम बात करें, आप कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज अमरोहा सीट का बड़ा है, ये आपके लिए शुभ संकेत? जी सचिन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। और ऐसा है कि जहां तक वोट परसेंटेज की बात है, वोट परसेंट तो कम होना अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के लिए। और वोट परसेंटेज कम होने का कई कारण है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति, बदले की भावना वाली राजनीति, युवाओं की जो अपेक्षा थी उसको पूरा न करना। देखिए, पिछले 2 चुनावों में युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब जो लोग भाग ले रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए ही आ रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता थे, जो अंधभक्त टाइप के कार्यकर्ता थे कि हम जो है वोट देंगे तो बीजेपी को ही देंगे, किसी और को वोट नहीं देंगे, वो घर से नहीं निकल रहे हैं। जो फ्लोटिंग वोटर थे, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो न्याय पत्र जो कांग्रेस पार्टी की है, 1 लाख रुपया सालाना महिलाओं को दिलवाना चाहते हैं, 1 लाख रुपया बेरोजगार युवकों को दिलाना चाहते हैं, किसानों का ऋण माफ करवाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो है मतदान तक, बूथ तक पहुंचकर वोट कर रहे हैं। जहां तक अमरोहा की बात है, दानिश अली जी का जिस तरह से संसद में अपमान हुआ जी, और जिस तरह से उनकी मानसिक शोषण हुई, हमारे आदरणीय नेता जो है राहुल गांधी जी उनको जाकर सांत्वना दिए, उनको दिए। इसलिए वो प्रभावित होकर जो है कांग्रेस पार्टी में आए। हमारे नेता ने उनका स्वागत भी किया, क्योंकि उनके साथ सिंपैथी जरूरी थी। और एक समाज का एक वर्ग था जो, ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि दानिश अली ने भले ही पार्टी बदली हो लेकिन मजबूत जनाधार उनके साथ है, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, आपने ठीक है, आपने वोटर्स का भी जिक्र किया है। सर, मेरा सवाल यही है कि आपके मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी ने खूब चुटकियां ली है, तमाम तरीके की बातें हैं कि आपकी संपत्ति पर कब्जा, एक्सरे, विरासत टैक्स, और सैम पित्रोदा जो यहां रहते ही नहीं है, उनके बयान को लेकर हथियार बनाकर जमकर जनता के बीच संबोधित किया है। हमने वो देखा है, तमाम प्रतिक्रिया है, वो क्लिप भी निकाल दी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है। एक मिनट, ऐसा है सचिन जी, विदेश में रहकर लोग तो बहुत भी बोल रहे हैं। एक अर्थशास्त्री जाम ट्रेजे है, उन्होंने कहा आगे 5 साल में इतनी असमानता बढ़ जाएगी, इतनी असमानता सामाजिक बढ़ जाएगी, और आर्थिक असमानता की बात भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो है 10 साल में मजदूरी दर कोई नहीं बढ़ा है, माइनस में गया है, जबकि यूपीए की सरकार 14 के पहले 6% रोजगार का दर था, अब माइनस में जा रहा है। तो विदेश में क्या कहता है, अभी विदेशों में जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं, और जो एक हमारे समाज का एक वर्ग है उसके लिए इन्होंने घटिया बोला है, उस पर विदेशों में क्या प्रतिक्रिया है? आप वहां के पेपर देख लीजिए, टाइम्स मैगजीन देख लीजिए, चाइना के अखबार को देख लीजिए, अमेरिका में अखबार में देख लीजिए, क्या कितनी प्रतिक्रिया है। हमारा देश शर्मिंदा है, हमारा देश लज्जित है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह से भाषा बोल रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं श्याम पित्रोदा जी, उन्होंने अपनी बात कही है, इसके पहले तो इनके वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे जयंत सिन्हा जी, उन्होंने इस टैक्स की बात की थी। तो अपनी अपनी सोच है। और जो भारत में बात कर रहे हैं, हम गरीबों को, किसानों को, जो गरीब महिलाएं हैं, ठीक है, हम बांटेंगे, उनको इतना पैसा देंगे कि वो बाजार में आकर सामान खरीदे और अर्थव्यवस्था गतिशील हो।
जिसको इन्होंने 10 साल में नोटबंदी, जीएसटी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हरिनाथ जी जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हैं। भुवनेश्वर जी जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं 10 साल में कुछ नहीं किया प्रोजेक्ट जी। देखिए, अभी ये जो कह रहे हैं कि 70 साल में आप कांग्रेस ने क्या किया है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में आप देखिए 2014 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, हमारा देश कहां से कहां निकल गया है। और आज दुबई में अगर कहा जाए तो वहां के लोग भारत के संस्कृति को मानने के लिए तैयार, सनातन को मानने के लिए तैयार है। आज वहां मंदिर बन गया, वहां बारिशें हो रही हैं, ये इनको समझना चाहिए। आज हमारे देश के युवा कितने आगे जा रहे हैं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहले फेज का जो चुनाव हुआ उसके बाद जो परसेंटेज कम रहा या ज्यादा रहा, उसके बाद से जो मैनिफेस्टो को लेकर एक बहुत ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री और तमाम जो बीजेपी के और भी स्पोक्स पर्सन है। इससे ये तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये घबरा गए हैं, जिस वजह से ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाओं का मंगलसूत्र, एक्सरे, ये तमाम चीजें, और वो बाकायदा ये चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा सब कुछ हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं, इसको बहुत तोड़ मरोड़ कर ये पेश करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको कोई चीज तो मिल नहीं रहा है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में तोड़ मरोड़ करके सामने ला रहे हैं। अच्छा। आज हमारे देश की महिलाओं को जो सुरक्षा मिला हुआ है, आप देख लीजिए किस तरीके से महिलाएं, हमारी देश की जो शक्ति, नारी शक्ति का जो सम्मान है वो किसने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इन लोगों को सोचना चाहिए, कल की औरतें क्या थी, आज हमारे देश की औरतें क्या कर रही हैं। आज वो कहीं न कहीं हर क्षेत्र में आगे हैं। तो आज जैसे एक वर्ग की उन्होंने बात किया, मैं पूछना चाहता हूं इनसे जो है, एक वर्ग के लिए क्या इनको मिला? क्या भारत के प्रधानमंत्री जो है माननीय मुसलमानों को जो वर्ग की बात कर रहे हैं, क्या उनको जो है हर चीज पे नहीं दिया गया है? चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लिया जाए। मैं आज उत्तर प्रदेश की बात कर, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सब समय का अभाव है, सबके रिएक्शन होना लेना बहुत जरूरी है। पूजा भी हमारे साथ बनी हुई है। पूजा मिश्रा जी अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं आपके पास मुद्दे नहीं है, आप इस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम भाषण हैं, उनके जो इस तरीके के हैं, उनको उछालने की कोशिश की जा रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश। भ्रम फैलाने की कोशिश जो है भाजपा कर रही है। भाजपा क्यों नहीं मुद्दे की बात कर रही है? वो गिनाया ना कि हमने इतनी नौकरियां दी। ये महिला के बारे में कैसे कैसे तेरी सम्मान दिया इन्होंने, को शर्म नहीं आती है? इतना गंदा दौर मणिपुर में जो देखा, 70 साल में कभी नहीं देखा था, पूरी देश ने नहीं देखा था। इनको बोलते शर्म नहीं आती है? इनसे पूछिए क्या विभूषण शरण का टिकट काटेंगे? अभी केशवगंज से क्यों नहीं प्रत्याशी घोषित कर पाए हैं ये लोग? इनसे हिम्मत ही नहीं है। देश की पहलवान, देश का गौरव सड़कों पर ही, और ये जो है अभी कह रहे महिला सम्मान की बात कर रही है। मंगलसूत्र की बात किसने की? इन्होंने की। मंदिर की बात किसने की? इन्होंने की। शमशान और जो है आपकी क्या कहते हैं वेदराज की बात ये करते हैं, और उसके बाद में कहते हैं कि जो है विपक्ष कर रहा है, विपक्ष बात कर रहा है मुद्दे की, विपक्ष बात कर रहा है जनता की। और ये जो चुनाव है जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, और इंडिया अलायंस जनता के साथ में है। ये लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि भाई हमारे पास तो दर्शाने के लिए बहुत कुछ है। 3 लाख का उन्होंने किया है, धारा 370, राम मंदिर जो रिसेंटली एक मुद्दा रहा है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कौन सा ऐसा विजन है जो वो जनता के सामने रखे और बताए कि हाँ हमने भी कुछ किया। वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया है। सचिन जी, जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आप ये देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, इन्होंने जो पुलिस भर्ती निकाली 50,000 निकाली, उसके अगेंस्ट 50 लाख जो है आवेदन आए। आप सोचिए बेरोजगारी दर कैसे बढ़ी हुई है। एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि क्राइम बढ़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के जो है मंत्री कहते हैं कि 5 साल में 55,000 क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट बढ़ा हुआ है। ये इनका डाटा है। 500 करोड़ जो है डीएम बताते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है। ये जो है भाजपा का डाटा है, ये हमारा डाटा नहीं है। ये खुद सदन में ये सारी बातें कहते हैं और कहते मुद्दा नहीं ले। देखिए इनके पास 2 ही मुद्दे हैं। एक राम मंदिर हुई है, वही जो राम रचि राखा, तो राम जी की इच्छा नहीं थी कि ये राम जी के नाम पे आगे जो है राजनीति कर सके, इसीलिए राम मंदिर बन गया हुआ। इनसे अब जो है राजनीति आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस अलायंस की शुरुआत हुई है, इंडिया अलायंस जिसको नाम दिया गया, शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुई, उसके बीच में बिखराव की स्थिति भी देखी, बहुत से लोग साथ छोड़कर भी चले गए। लेकिन जिस उद्देश्य, जिस मोटो के साथ आप एकजुट हुए हैं, क्या उस मोटो की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? लग रहा है आपको कि आप मोदी जी को हटाने के लिए जो एकजुट हुए हैं वो वाकई रंग ला रहा है? ऐसा है सचिन जी, पहले हम जो है बीजेपी प्रवक्ता जो भाई है मुनेश्वर जी का, उनका जवाब दे दे। इन्होंने 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, यही बात कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय जो 1947 में 100 रुपया थी, 2011 में बढ़कर 500 रुपया हो गई। जो है
जीवन मृत्यु दर जो है 1947 में जो है इनके पर 1000 पर जो है 180 लगभग थी, जो 2011 में 44 पर आ गई। आज हमारे 25 करोड़ यूपीए की सरकार ने 25 करोड़ गरीब जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, जिसको इन्होंने 22 में 2021 आते आते 27 करोड़ को और धकेल दिया उसमें। ये कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। यही है जब अपने 10 साल में कुछ नहीं किए हैं तो पीछे 70 साल की बात करते हैं। जहां हमारे देश में सुई तक भी नहीं बदली थी, महाभारत से लेकर एम्स से लेकर IMM से लेकर कितने संस्थान कितने जो है खोले गए, इसरो से लेकर आज भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न के क्षेत्र में, इनको बस कहना है 70 साल में क्या हुआ। भैया जब आप ठकेरही कर रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है। आपने 10 साल में क्या किया वो बताइए, कितने को रोजगार दिया आपने। जो है महिलाओं के सम्मान की बात आप करते हैं, जैसे पूजा ने कहा, हमारी बहन पूजा ने मणिपुर की महिलाओं से पूछिए, उन्नाव की जो है महिलाओं से पूछिए, जो जिनके 100 रात को जला दिए गए, जो है इनके भारतीय जनता पार्टी पर महिला पहलवानों से पूछिए। तो ये यही कहते हैं रोजगार पर क्या किया, युवाओं के लिए उन्होंने क्या दिया, किसानों की आय कितनी उन्होंने की, दुगनी की कि नहीं की। अब 2 घंटे 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। ठीक है। और पेंशन की बात क्या की, सरकारी कर्मचारियों का पेंशन इन्होंने बंद कर दिया। सामाजिक समानता का एक महत्वपूर्ण एक पक्ष था। ये जवाब जनता दे रही है अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से, जो 4 तारीख को फैसला भी हो जाएगा कि वो मोदी जी के कामकाज से या मोदी सरकार के कामकाज से कितनी खुश है और विपक्ष उनके विश्वास जीतने में कितना कामयाब रहा। वो पहली जनता सपने में आ गई थी, 15 लाख रुपए के सपने में, 2 करोड़ रोजगार के सपने में, अब जान गई 10 साल में। तो सब झूठा वास्तविकता। इनके नेता अमित शाह जी कहते हैं ठीक है भुवनेश्वर जी, आज 8 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं जिस पर आज वोटिंग हुई है। आपके जो तमाम दिग्गज हैं उनकी दाव साग पर लगी है। हेमा मालिनी की हम बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मैदान में आपने उतारे। मेरठ की अगर हम बात करें, वहां आपने जो मौजूदा सांसद है उनको टिकट नहीं दिया। आपने रामायण के जो एक पात्र रहे हैं, भगवान श्री राम का किरदार जिन्होंने निभाया, उन पर आपने दाव चला है। क्या आपको लगता है कि एक जो कनेक्शन जुड़ा है, एक इमोशनल कनेक्शन में कहूं या फिर जो सेंटिमेंट रहे हैं, उसके वोट का आपको फायदा मिलेगा या ऑल ओवर आप लेकर चल रहे हैं? ऑल ओवर लेकर चल रहे हैं। कारण क्या है, अरुण गोविल जी को जो टिकट दिया गया है वहां पर, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया रामायण में अपनी छवि को दिखाया है लोगों को, तो कहीं भी उसका भी असर है। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे पूरे भारत में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विकास कार्यों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आप मानते हैं कि इस बार भी मोदी मैजिक बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा, एकदम 100% रहेगा। क्योंकि अगर बरकरार न रहता तो आप देख लीजिए जो है पूरे उत्तर प्रदेश में भय मुक्त सरकार बना पूरा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर मोदी मैजिक बरकरार है तो इतने ज्यादा ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें चुनाव आयोग ने भी इंटरफेयर किया है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर भी कहा है चुनाव आयोग ने। जी कोई चीज ऐसे बातों को नहीं कहा जा रहा है। ये विपक्ष तोड़ मरोड़ की बातें हमने पहले ही बता दिया कि किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर ये चुनाव है, विकास के मुद्दे पे चुनाव है। हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है मजबूत होगा, इसके लिए चुनाव लोग कर रहे हैं। आज युवा जान है कि हमारा भारत किसके हाथ में सुरक्षित है। नहीं, लेकिन भुवनेश्वर प्रसाद जी को हर जगह जहां रैली होती है, जहां संबोधन होता है, ना सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार बल्कि हर बार बार मैनिफेस्टो का जिक्र किया जाता है कांग्रेस के और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। वो कह रहे हैं डर गए हैं हमारे मैनिफेस्टो से। देखिए, अब ये डरने न डरने की बात तो वो विपक्ष वाले जाने, जो है जिस तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको ये बौखलाहट नजर आ रही कहीं जो है कि 400 पार जो नारा है ये एकदम जमीन पे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्य है जो है वो जमीन पे दिखाई होता था, पहले कागजों पर होता था। अच्छा। आज प्रेजेंट टाइम में भ्रष्टाचारी जितने हैं वो जेल के अंदर हैं। क्यों है? अगर भ्रष्टाचार आप नहीं किया, आप जेल के अंदर नहीं होना चाहिए था आपको। जो है आज हमारी सरकार है, किसी का इस चीज का डर नहीं है। जो है अगर आप गलत किए हैं तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि ये भारत पूछता है कि हमारे एक पहले राजीव गांधी जी कहे थे, आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया अगर हम देते हैं केंद्र सरकार जाता है तो वो हमारे नहीं, भ्रष्टाचार को लेकर तो आपकी पार्टी पर पलटवार करते हैं। वो कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी अगर पार्टी तो आज 1 रुपया केंद्र सरकार चल रहा है तो वो पूरा पैसा जो है आपके जो है पिछले पायदान बैठे हुए व्यक्ति के पास आ रहा है। जो है कहां से भ्रष्टाचार की बात आ गई? 1 रुपया कोई आज सरकार में बता दे किसी एक भ्रष्टाचार को गिना दे, मैं गारंटी के साथ करता हूं।
ठीक है। पूजा मिश्रा की गारंटी है, ठीक है पूजा मिश्रा के पास आप चली गई है। पूजा मिश्रा, समाजवादी पार्टी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने अपने प्रत्याशी बदले, पहले किसी को टिकट दिया, उसके बाद दूसरे को दिया, उसके बाद तीसरे को दिया, वो कह रहे हैं कि यहां पर तो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा था टिकट किसको दें, इतनी ज्यादा बौखलाहट थी, इतनी ज्यादा घबराहट थी। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल घबराहट नहीं थी। हमने जितने भी प्रत्याशी बदले, समाजवादी पार्टी ने सबसे सामंजस्य बिठा करके, डिस्कशन कर करके तब बदला गया हुआ, रणनीति के साथ बदला गया हुआ। हमारा कोई प्रत्याशी ये नहीं कह रहा कि हम जनता के बीच में नहीं रहेंगे। माननीय अरुण गोयल जी जो है मेरे से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने जो है हमारी अनीता जी हैं, पर अरुण गोयल जी जब मजिया करने पूछते हैं कि आप चुनाव के बाद दर्शन देंगे, तो कहते हैं समय बताएगा। भाई वो अच्छे जो है कांग्रेस भले ही आपके साथ हो, तमाम विपक्षी पार्टियां आपके साथ हो, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी हम देख रहे हैं धुआंधार रैलियां चल रही हैं उनकी, वो भी मैदान में। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे जो है बसपा का जो वोट, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता कि बसपा का वोट परसेंटेज फिक्स है, पर वो वोट परसेंटेज फिक्स होने के बावजूद भी बसपा 2014 में कुछ नहीं कर पाई थी। 2019 में भी जो है इसलिए उनके सांसद निकल के हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके साथ में थी। अदरवाइज वो अपने वोट परसेंट को काटती है, और पर ऐसा कोई नहीं कि वो सीट का कोई नुकसान करती हैं। तो वो अपना वोट परसेंट हो सकता है कि अपना वोट परसेंट ले जाएंगी, कुछ कम ही ले जाएंगी, क्योंकि काफी दिनों से जो है वो एक्टिव नहीं रहे, वो हाइबरनेशन एक्टिवेशन में जाती हैं। उसके बाद में जैसा ही चुनाव आता है वो हाइबरनेशन एक्टिवेशन से बाहर आ जाती हैं। अगर 10 साल में देखा जाए तो उन्होंने यही किया हुआ है, और वो वोट परसेंटेज अपना लेके जाएंगे। इससे जो है ना तो इंडिया अलायंस को, ना ही समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना। ना मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहूंगी, और जितनी बार कह रहे हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, सारे लोग एक तरफ से गिना देते हैं। उन्होंने एक बात और भी कही है, उन्होंने कहा 2024 में भी मोदी मैजिक बरकरार है। कोई मोदी मैजिक नहीं है, कार्यकर्ता को काम करना पड़ेगा, तब जाके चुनाव जीतेंगे। इस टाइम इस बार जो मोदी के नाम से वोट नहीं पड़ने वाला, ये इनके ही लोग कहते हैं। ये तो विपक्ष कहने की भी जरूरत नहीं है, ये तो यथार्थ सच है। किसी के नाम पे वोट नहीं पड़ने वाला, वोट पड़ने वाला है मुद्दों पे, और जनता कोऑपरेटिव है, वो मुद्दे पे ही वोट करेगी। और ये जो अभी आपको जो वोट परसेंटेज गिरा हुआ दिख रहा है, ये वाकई में चिंताजनक है। इसका मतलब है जनता का जो लोकतंत्र से विश्वास हट रहा है, और विपक्ष इसी पे मेहनत कर रहा है कि आप लोकतंत्र पे विश्वास रखिए, और हम जो है आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जी ठीक है। हरिनाथ जी, क्या कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले इन्हीं 8 सीटों का अगर मैं जिक्र करूं, 7 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी जो आपके पाले में आ चुके हैं, वो दानिश अली की अगर हम बात करें, कितने कॉन्फिडेंट हैं? आपकी 1 सीट तो मिलेगी, 1 सीट तो हाथ आएगी आपकी। ऐसा है सचिन जी कि जिस तरह से हमारे गारंटी और इंडिया गठबंधन की गारंटी की धूम मची हुई है, उसके आधार पर मैं पूरे 8 सीट की उम्मीद करता हूं कि इंडिया गठबंधन की झोली में जाएगा। दूसरी बात, हमारे मुनीश्वर जी भाई कह रहे थे कि मोदी का मैजिक है। आप कह रहे थे मोदी की मैजिक है, मोदी की मैजिक नहीं है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा था कि भुवनेश्वर जी ने बोला है कि वो मोदी मैजिक जो है वो बरकरार है 2024 में भी। नहीं, मोदी मैजिक नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के गारंटी और इंडिया गठबंधन की गारंटी की मैजिक है। बस एकमात्र मैजिक चल रही है हमारे घोषणा पत्र और न्याय पत्र और हमारी गारंटी की। राहुल गांधी जी के बातों के विश्वास की गारंटी चल रही है। जो हमने अपने राज्यों में जहां सरकार बनी, उन गारंटियों को लागू करके जनता में जो विश्वास पैदा किया है, उसकी मैजिक चल रही है। ठीक है, अब की बार जो परिणाम होगा, कोई शिकायत तो नहीं होगी ईवीएम को लेकर? स्वीकार तो करना ही पड़ेगा आपको कि ईवीएम मशीन वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है। हम लोग लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए चुनाव में जा रहे हैं, जनता निकल कर वोट दे रही है, और परिणाम भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में आएगा। ठीक है, उम्मीद लगाई जा सकती है क्योंकि 4 तारीख को चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। चलिए भुवनेश्वर जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। सर रखिए अपनी बात, फाइनल कमेंट। कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया आपने जी सचिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने हमारे भाई साहब बैठे हैं, हमारे बहन जी बैठे हैं जो है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है जो है, 400 के पार आ रही है भाजपा सरकार। मोदी सरकार का मैजिक बरकरार, भ्रष्टाचार मुक्त। ये भारत और देश युवाओं का, ये युवा प्रण कर लिए है कि मोदी जी को नहीं, हमें इस सरकार को मजबूत करना है। एक सीट पे जो है जनता चुनाव लड़ रही है, और देश के लिए ये चुनाव होगा, और यह जो है
जिस चुनाव की बात आज हो रही है 2024 का, ये पूरा देश की निगाह इस पे लगी हुई ठीक है। है, बिल्कुल पूरे देश की निगाह इस पर लगी हुई है। अभी 2 फेज की वोटिंग ही समाप्त हो पाई है, अभी तो आगे और भी फेज पड़े हैं। 1 तारीख को लास्ट फेज में वोटिंग होनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, आज 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर वोटिंग हुई है। सभी ने बढ़ चढ़कर अपना वोट कास्ट भी किया है, लेकिन परसेंटेज की अगर हम बात करें ऑल ओवर तमाम राज्यों के कंपेयर में उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर बहुत कम वोटिंग हुई है, यानी कि परसेंटेज बहुत कम रहा है। हालांकि अभी और फेजेज में चुनाव होने हैं, लेकिन 4 तारीख वो दिन होगा जब सारे फेजेज में जो चुनाव हुए हैं और 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।